हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय में आज अपन इसमें अधिशोषण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार। देखिए, अधिशोषण के प्रकारों को हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। अधिशोषक पदार्थ और अधिशोष्य पदार्थ के मध्य किस प्रकार के आकर्षण बल कार्य करते हैं, उन आकर्षण बलों के स्वभाव के आधार पर अधिशोषण दो प्रकारों का होता है। एक तो होता है भौतिक या वैन डर वाल अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण या फिर वैन डर वाल अधिशोषण। और दूसरा होता है रासायनिक या इसको एक नाम और दिया जाता है लैंगम्यूर अधिशोषण। इसे लैंगम्यूर अधिशोषण का कहलाने का कारण होता है लैंगम्यूर वैज्ञानिक के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। तो लैंगम्यूर वैज्ञानिक के द्वारा अध्ययन किए जाने के कारण से इस अधिशोषण को हम नाम दे सकते हैं लैंगम्यूर अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर के द्वारा अध्ययन किया गया, जिसके कारण से इसे हमने लैंगम्यूर अधिशोषण का नाम दिया है। अब देखिए, इसमें हम इसको अंतर के रूप में पढ़ेंगे जिससे कि दोनों साथ साथ अपने आराम से हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात आती है अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है वैन डर वाल बल। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वैन डर वाल आकर्षण बल पाए। अब बेटा, वैन डर वाल आकर्षण बल है और यहां पर कौन से बल होंगे? रासायनिक बंध। इनमें जो बंध की प्रकृति होगी वो होंगे आपके रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का मतलब जैसे आयनिक बंध हो सकता है, जैसे सहसंयोजक बंध हो सकता है, उपसहसंयोजक बंध हो सकता है, धात्विक बंध हो सकता है। तो इस प्रकार के रासायनिक बंध जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ आकर्षण का प्रकार वैन डर वाल आकर्षण, कुछ स्थितियों में हाइड्रोजन बंध भी संभव होता है, कुछ अवस्थाओं में हाइड्रोजन बंध भी संभव होता है। और यहाँ पर जो है आपका रासायनिक बंध पाए जाते हैं। रासायनिक बंध में आपके आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध आदि बंध जो है इनमें मिलते हैं। फिर बेटा दूसरी बात आती है अधिशोषण। अधिशोषण ऊष्मा कम, और कम कितनी कम? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। अधिशोषण ऊष्मा का मान इसमें काफी कम होता है। कारण क्या है? वैन डर वाल आकर्षण बल जो होते हैं वो दुर्बल प्रकृति के आकर्षण बल होते हैं, और जब वैन डर वाल आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति का आकर्षण बल है तो अधिशोषण ऊष्मा, भाई ऊष्मा जो मुक्त होती है वो किसके कारण मुक्त होती है? आकर्षण के कारण से ही तो मुक्त होती है। आकर्षण अगर कमजोर रहेगा तो निकलने वाली ऊष्मा का मान कम होगा। आकर्षण अगर प्रबल होगा तो मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान भी प्रबल होगा। अब इसमें यहां पर अधिशोषण ऊष्मा जो है इसका मान होता है अधिक, और अधिक में कितना अधिक? 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। यह अधिशोषण ऊष्मा का मान इसमें पाया जाता है, जो कि काफी अधिक है। फिर बेटा तीसरी प्रकृति
विशिष्ट नहीं होता है। अब बेटा विशिष्ट ना होने का मतलब, देखिए वंडरवाल बल जो होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले किन्हीं भी दो पदार्थों के मध्य कार्य कर सकते हैं। वंडरवाल बल प्रकृति के किन्हीं भी दो पदार्थों के मध्य कार्य करते हैं, तो इसके कारण से वंडरवाल बल जो है वो विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। और जब वंडरवाल बलों की प्रकृति विशिष्ट नहीं है तो अधिशोषण की प्रकृति भी विशिष्ट नहीं होती। कोई भी दो कण हैं उनमें वंडरवाल बल पाया जा सकता है, अर्थात प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। लेकिन बेटा रासायनिक बंध किन्हीं भी दो कणों के बीच में नहीं हो सकता। रासायनिक बंध जो होता है वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के मध्य में ही संभव होता है, तो इसके कारण से इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होगी, विशिष्ट प्रकृति होगी। इनकी प्रकृति विशिष्ट प्रकृति होगी। फिर बेटा चौथा इसका प्रकार, ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं। यह अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय होता है। अब ये उत्क्रमणीय क्यों होता है? उत्क्रमणीय होने का कारण होता है क्योंकि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में वंडरवाल आकर्षण बल है। अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में वंडरवाल आकर्षण बल है, और वंडरवाल आकर्षण बल जो होते हैं ये आपके दुर्बल होते हैं। कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है पदार्थों के मध्य में, तो जो पदार्थ सतह के ऊपर जुड़ा है, जो पदार्थ सतह के ऊपर जुड़ा है वही पदार्थ सतह से अलग होगा। मान लीजिए चारकोल अधिशोषक का कार्य कर रहा है और उस चारकोल की सतह के ऊपर नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुई है। चारकोल मींस कार्बन, और उस चारकोल की सतह के ऊपर नाइट्रोजन गैस एकत्र हुई है, तो जुड़ने वाली नाइट्रोजन है और विशोषण की क्रिया होने पर हटने वाली भी नाइट्रोजन ही होगी। तो ये जो है आपका उत्क्रमणीय है। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर मामला थोड़ा अलग है। मान लीजिए आपका कार्बन यानी चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन गैस का अधिशोषण हो, चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन का रासायनिक अधिशोषण हो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में रासायनिक क्रिया हो, तो जुड़ तो रही है ऑक्सीजन, लेकिन मुक्त होने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हो। जुड़ने वाला पदार्थ और पृथक होने वाला पदार्थ अगर भिन्न भिन्न है तब तो प्रकृति मानी जाती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रकृति, जुड़ने वाला पदार्थ ऑक्सीजन, पृथक होने वाला CO2 या CO, तो प्रकृति है अनुत्क्रमणीय। लेकिन अगर जुड़ने वाला और हटने वाला दोनों पदार्थ एक समान है तो हम उसे कहेंगे उत्क्रमणीय प्रकृति। फिर बेटा सतह पर कोई यौगिक नहीं बनता। यौगिक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वह यौगिक? जब रासायनिक क्रिया ही नहीं होगी तो यौगिक कहां से बनेगा? यौगिक के बनने के लिए रासायनिक क्रिया का होना अनिवार्य है। जब रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो यौगिक का निर्माण भी नहीं होगा, और इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है तो इसके कारण से यौगिक का निर्माण आवश्यक रूप से होगा। यहां कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, केवल दुर्बल वंडरवाल बल के प्रभाव से कण जुड़े हैं तो कोई यौगिक नहीं बनेगा, और यहां पर रासायनिक क्रिया हो रही है तो यौगिक का निर्माण होगा। अब बेटा देखो ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा में कमी होगी। ताप बढ़ाओगे
तो ताप बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। और अधिशोषण की मात्रा के कम होने का कारण होता है कि इसमें जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल आकर्षण बल दुर्बल होने लगते हैं। ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान में कमी आती है, जिसके कारण अधिशोषण की मात्रा भी घटेगी। लेकिन बेटा यहां पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर ताप वृद्धि पर प्रारंभ में अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद कम होता है। अब बेटा ये अंतर क्यों आया? पहले तो अधिशोषण बढ़ रहा है और फिर बढ़ने के बाद अधिशोषण की मात्रा में कमी हो रही है। इसका कारण है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यहां पर जो है अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में रासायनिक बंध का निर्माण हो रहा है, और रासायनिक बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक अणु सक्रिय हो सके और सक्रिय होकर के क्रिया में भाग ले सके, इसके लिए अभिकारक अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय होकर क्रिया में भाग ले सके, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। तो प्रारंभ में जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में बढ़ने वाला तापमान अभिकारक अणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करेगा। प्रारंभ में जो ताप वृद्धि हो रही है वो अभिकारक अणुओं को क्या करेगी? सक्रिय बनाने में काम आएगी। और जब अभिकारक अणु सक्रिय होंगे तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ता है या अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन अब हम ताप बढ़ाते ही जा रहे हैं तो फिर वो दिया जाने वाला ताप या दी जाने वाली ऊष्मा रासायनिक बंधों का वियोजन भी प्रारंभ करेगी। रासायनिक बंधों के वियोजन के लिए भी तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वही ऊष्मा जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो उसके प्रभाव से रासायनिक बंधों का वियोजन आ जाता है, और रासायनिक बंध का वियोजन होने का मतलब है अधिशोषण की मात्रा में कमी प्रारंभ होगी। यहां तो ताप बढ़ता जाएगा, मात्रा घटेगी, क्योंकि ताप बढ़ने से वान डेर वाल बल डायरेक्ट घटता है। यहां ताप बढ़ने पर पहले मात्रा बढ़ रही है, फिर मात्रा में कमी आ रही है। बढ़ने का कारण, क्योंकि क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ताप वृद्धि के द्वारा उपलब्ध हो रही है। और जब हम ताप को निरंतर बढ़ाते ही जाएंगे तो दी जाने वाली वही ऊष्मा बंधों का वियोजन करना प्रारंभ कर देगी। दी जाने वाली ऊष्मा बंधों का वियोजन करना प्रारंभ कर देती है। इसके कारण से एक निश्चित ताप के बाद अधिशोषण की मात्रा में कमी प्रारंभ हो जाती है। फिर बेटा दाब वृद्धि से अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर अधिशोषण क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दाब बढ़ने पर वान डेर वाल बलों के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जाएगा, दाब के बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल बलों के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और वान डेर वाल बलों का मान बढ़ेगा तो वान डेर वाल बलों के मान के बढ़ने के कारण से जो है आपके अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन बेटा यहां दाब का कोई भी निश्चित प्रभाव नहीं होता। का कोई निश्चित प्रभाव नहीं है। कारण कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो दाब बढ़ने से उनकी गति बढ़ती है। तो जहां क्रिया में दाब बढ़ने से गति बढ़ती है वहां तो अधिशोषण बढ़ेगा। और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहां दाब बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया के वेग में कमी आने लग जाती है। तो जहां दाब वृद्धि से वेग घटता है
वहां अधिशोषण की मात्रा में कमी प्रारंभ होगी। फिर बेटा अभी अपन ने ताप के प्रभाव में एक सक्रिय ऊर्जा की बात करी। जब कोई रासायनिक यौगिक बन ही नहीं रहा, कोई रासायनिक यौगिक बन ही नहीं रहा, तो यहां कोई सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं है। सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं है। और बेटा यहां पर रासायनिक यौगिक बनता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया के लिए अभिकारकों को सक्रिय किया जाना अनिवार्य है। और जब रासायनिक क्रिया के लिए अभिकारकों को सक्रिय करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है आपका सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होगी। यौगिक नहीं बन रहा, नया यौगिक नहीं बन रहा है, कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। यौगिक बन रहा है, इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। अब बेटा इसमें एक पॉइंट आता है गैस के द्रवीकरण से संबंध। जिन गैसों का द्रवीकरण सुगमता से होता है, जिन गैसों का द्रवीकरण सुगमता से होता है, उनका अधिशोषण बड़ी आसानी से हो जाता है। यानी सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होता है। क्यों? भाई गैस के द्रवीकरण का सीधा संबंध होता है वान डेर वाल आकर्षण बलों से। अगर वान डेर वाल आकर्षण बल अधिक है तो गैस आसानी से द्रवित होगी, और अगर वान डेर वाल आकर्षण बल अधिक है तो गैस का अधिशोषण भी आसानी से होगा। भाई यहां अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में वान डेर वाल बलों की आवश्यकता है। वान डेर वाल बल होते, तो अगर गैस आसानी से द्रवित हो रही है मतलब गैस अणुओं में वान डेर वाल बलों की अधिकता होगी, और अगर वान डेर वाल बलों की अधिकता होगी तो अधिशोषण भी सुगमता से होगा। यहां द्रवीकरण से कोई संबंध नहीं, संबंध नहीं। क्यों द्रवीकरण से संबंध क्यों नहीं है भाई? क्योंकि रासायनिक यौगिक के निर्माण में रासायनिक क्रिया के दौरान कोई वान डेर वाल बल नहीं बनता। या हम इसको यूं समझें कि किसी गैस का द्रवीकरण होने के दौरान कोई रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता। गैसों का द्रवीकरण केवल वान डेर वाल बलों से संबंधित होता है। गैसों के द्रवीकरण की क्रिया में किसी प्रकार के रासायनिक यौगिक का निर्माण नहीं होता। गैसों के द्रवीकरण की क्रिया में कोई रासायनिक यौगिक नहीं बनता है। इसके कारण से जो है आपका द्रवीकरण के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं हो। फिर बेटा एक और इसका पॉइंट आता है, आपका भौतिक या वान डेर वाल अधिशोषण स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। ये जो अधिशोषण है ये स्वतंत्रता पूर्वक होता है। कारण क्योंकि वान डेर वाल बल तो प्रकृति के किन्हीं भी दो कणों के मध्य कार्य कर सकते हैं। वान डेर वाल बल जो है वो प्रकृति के किन्हीं भी दो कणों के मध्य कार्य कर सकते हैं, तो अधिशोषण जो होगा यहां स्वतंत्रता पूर्वक होगा। लेकिन बेटा रासायनिक अधिशोषण ये कभी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता। ये जो है सदैव भौतिक अधिशोषण के
पश्चात होता है। हमेशा पहले तो होगा भौतिक अधिशोषण, और भौतिक अधिशोषण में अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं, भौतिक अधिशोषण में अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो आगे रासायनिक अधिशोषण होगा, अन्यथा रासायनिक अधिशोषण बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से भाई अपन अधिशोषण को दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जो है ये आपका वान डेर वाल बलों से संबंधित होता है। अभिकारक यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य वान डेर वाल बल, इनमें रासायनिक बल। वान डेर वाल बल दुर्बल होते हैं तो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, प्रबल होते हैं ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। फिर वान डेर वाल बल किन्हीं भी दो कणों के मध्य कार्य कर सकते हैं, यानी विशिष्ट प्रकृति नहीं होती, इसमें विशिष्ट होती है। फिर क्योंकि बंध का निर्माण नहीं हो रहा, रासायनिक बंध नहीं बन रहा, तो जो पदार्थ जुड़ेगा वही पदार्थ पृथक होगा, मीन्स उत्क्रमणीय है। जुड़ने वाले पदार्थ और पृथक होने वाले पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ताप बढ़ेगा, अधिशोषण में कमी होगी, कारण क्योंकि वान डेर वाल बल तापमान की वृद्धि के साथ घटते हैं। ताप बढ़ेगा, पहले अधिशोषण बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, कारण कि रासायनिक क्रिया हो रही है, तो रासायनिक क्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिए, और वो सक्रियण ऊर्जा ताप के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में बढ़ने वाला ताप सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है, अधिशोषण को बढ़ाता है। दाब बढ़ेगा, अधिशोषण बढ़ेगा। क्यों? दाब बढ़ने से वान डेर वाल बल बढ़ते हैं। दाब का कोई निश्चित प्रभाव नहीं होता, कहीं बढ़ भी सकता है, कहीं घट भी सकता है। फिर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है रासायनिक क्रिया के लिए, और यहाँ किसी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही। रासायनिक क्रिया नहीं होगी, सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं है। रासायनिक क्रिया हो रही है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होता है। अगर गैस सरलता से द्रवित हो रही है, अर्थात वान डेर वाल बलों की अधिकता है, तो अधिशोषण अधिक होगा। और द्रवीकरण से संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब भी गैस द्रवित होती है तो द्रवित होने में केवल वान डेर वाल बलों का योगदान होता है, रासायनिक बंधों का कोई योगदान नहीं होता। तो द्रवीकरण के साथ इसी कारण से कोई संबंध यहाँ पर नहीं। फिर भौतिक अधिशोषण स्वतंत्र होता है, मतलब रासायनिक हो या ना हो, भौतिक तो हो ही जाएगा। ज्यादा मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन भौतिक अधिशोषण जो है, अगर अधिशोषक और अधिशोष्य संपर्क में है तो अधिशोषण जरूर होगा। वो एक अलग बात होती कि ज्यादा मात्रा में हो रहा है या कम मात्रा में। यहाँ रासायनिक अधिशोषण जो है हमेशा भौतिक अधिशोषण के बाद होता है। रासायनिक अधिशोषण सदैव भौतिक के बाद होता है, पहले भौतिक अधिशोषण होगा। अगर परिस्थितियां उपयुक्त हैं, अनुकूल हैं, तो रासायनिक बंध निर्माण होता है, अन्यथा रासायनिक बंध निर्माण नहीं होता।